इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का। पोंड जितना छोटा और सी जितना बड़ा हो सकता है, यानी साइज़ में ग्रेटली वेरी करता है। इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम टर्म जो दी थी वो टेंसले ने कॉइन करी थी। ग्लोबल इकोसिस्टम होता है जब हम सारे बायोस्फीयर को एक इकोसिस्टम बना ले, एक यूनिट बना ले। इसमें सारे लोकल इकोसिस्टम्स इंक्लूड होते हैं। अब हम सारा ग्लोबल इकोसिस्टम साथ में नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के अंदर। टेरेस्ट्रियल के अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आता है। एक्वेटिक के अंदर पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी आता है। एस्चुरी फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर होता है। मैन मेड की बात करें, मैन मेड इकोसिस्टम क्रॉप फील्ड यानी खेत और एक्वेरियम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर इनपुट, आउटपुट और जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है इसको देखते हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक इकोसिस्टम के आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक है इकोसिस्टम की, जो कि एक तरीके से रिक्वायरमेंट भी है। अगर मैं किसी एक इकोसिस्टम की सारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर रही हूँ और फिर उनकी लिस्ट बना रही हूँ, एनिमरेशन कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी मैं वहाँ की स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन चेक कर रही हूँ। अब जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट में ट्रीज सबसे बड़े होते हैं, देन श्रब्स, देन हर्ब्स एंड देन ग्रासेस। ये एक स्ट्रैटिफिकेशन हो गई। अगर मैं बात कर रही हूँ इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम अगर कोई है तो इकोसिस्टम के ये 4 कंपोनेंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट उसमें होने चाहिए। फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आई रिपीट, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यानी कुछ प्रोड्यूस होना चाहिए और जो मरा हुआ है उसको डीकम्पोज होना चाहिए, एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन भी होती है। ये एक फीचर है और ये 4 इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट्स की वजह से ही इकोसिस्टम एक यूनिट की तरह फंक्शन करता है। हम यहाँ पे पॉन्ड का एग्जांपल ले रहे हैं जो कि एक छोटा सा इकोसिस्टम है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल है, एक शैलो वाटर बॉडी है। यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट के नाम पर पानी मिलेगा आपको, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इसमें घुले हुए होंगे। रिच सॉयल होगी जो कि बॉटम पे डिपॉजिटेड होगी। सोलर इनपुट मिलेगा, टेम्परेचर भी वेरी करेगा, डे लेंथ भी वेरी करेगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी वेरी करेगी। इन सब के बेसिस पे ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब रेगुलेट करते हैं कि किस रेट पे आपका पूरा पॉन्ड फंक्शन करता है। सेकेंड है यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स के नाम पे आपको फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और प्लांट्स मिलेंगे। प्लांट्स 3 तरीके के हो सकते हैं, फ्लोट करते हुए पानी में, सबमर्ज्ड और मार्जिनल। जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जो सबमर्ज्ड हैं और जो मार्जिन पे मिलेंगे, जो कि एजेस पे मिलेंगे। कंज्यूमर्स की बात करूँ, कंज्यूमर्स के नाम पे आपको जू प्लैंक्टन मिलेगा। जू प्लैंक्टन 2 तरीके के हो सकते हैं, जो फ्रीली स्विम कर रहे हैं और जो बॉटम ड्वेलिंग है, यानी जो ऊपर ऊपर ऐसे स्विम कर रहे हैं, और कुछ जो बॉटम के अंदर आते हैं। फिर डीकम्पोजर्स के नाम पे आपको बॉटम के अंदर फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जो आपका पॉन्ड है ये सिस्टम है जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जो एक इकोसिस्टम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। और जो ऑटोट्रॉफ्स का खाना है वो हेटरोट्रॉफ्स खा भी रहे हैं, डीकम्पोजिशन भी हो रहा है, मिनरलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है और हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। लोअर से हायर की तरफ जो है एनर्जी का फ्लो होता है और यहाँ पे हीट के फॉर्म के अंदर एनर्जी लूज भी होती है। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी। एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी इकोसिस्टम को, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। प्राइमरी प्रोडक्शन होता है कि एक प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके कितना अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस करा इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो ये उनकी प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाती है। बायोमास यानी लिविंग मास। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेट, है ना, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर
एनर्जी के फॉर्म में भी कर सकते हो, कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ बायोमास जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोडक्टिविटी होता है। इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये दोनों यूनिट्स यूज़ होते हैं जब हम इकोसिस्टम्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। प्रोडक्टिविटी आपकी दो तरीके की हो सकती है, जीपीपी, एनपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं जितनी रेट पे, वो सारा आपकी ग्रोस में आता है, जितनी भी उन्होंने टोटल करी। अब जितनी वो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से खुद के लिए भी तो वो कुछ यूज़ कर रहे हैं, बच तो फिर यही वाली रही है ना आपके पास। अब जो बच रही है वो एनपीपी है, यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास जीपीपी थी पूरी, ठीक है, इसमें से ये उन्होंने अपने लिए यूज़ किया आर, जो अब बच गया ये वाला एरिया इज़ एनपीपी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। जीपीपी माइनस आर इज एनपीपी, और एनपीपी वो अवेलेबल बायोमास है जो कि हेटरोट्रॉफ्स के लिए बचता है। जीपीपी वो था जो टोटल था, जो ऑटोट्रॉफ्स का भी था और हेट्रो का भी था। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो नया ऑर्गेनिक मैटर, हेटरोट्रॉफ्स ने उनको खाया ऑर्गेनिक मैटर को, और जो उनकी बॉडी में नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कौन सी प्लांट की स्पीशीज़ थी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ के एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे थे, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कितने मिल रहे थे, प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी थी। इसलिए हर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। अगर हम बात करें ओशंस की क्यों इतनी कम होती है, वो हम यहाँ देखेंगे क्यों कम होती है। देखो टोटल ना 170 बिलियन टन्स हमारी एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी है पूरे बायोस्फीयर की, जिसमें से 55 बिलियन टन्स ओशन की है, जबकि ओशन 70% लैंड 70% एरिया कवर करता है हमारी अर्थ का। फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है अगर हम टोटल के अकॉर्डिंग देखें। और लैंड की 115 बिलियन है जो बच गया, राइट। लैंड सिर्फ 30% एरिया कवर करे। ऐसा क्यों है कि ओशंस में इतनी कम है, ऐसा क्यों है, उसके लिए रीजन है लिमिटेड लाइट आ रही है पानी के अंदर, डीप न्यूट्रिएंट की लिमिटेशंस होती है, डाइल्यूशन इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोजिशन क्या होता है। जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोजर्स तोड़ कर इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, वही आपका डीकम्पोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रही हूँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें इन्होंने कन्वर्ट करा, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो उन्होंने लिया, उनका रो मटेरियल डेट्राइटस होता है। डेट्राइटस क्या होता है, डेड प्लांट रिमेन्स भी हो सकता है, लीव्स, बाग्स, फ्लावर्स, ठीक है, या फिर एनिमल का डेड रिमेन या फिर फीकल मैटर भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म जो है यही ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का या मैटर का, और सॉइल को लूज भी करता है, लूजनिंग करता है, इसीलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड हम कहते हैं। अगर हम डीकम्पोजिशन करा रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। फ्रेगमेंटेशन यानी चीज़ों का टूटना, लीचिंग यानी उनका ज़मीन में समा जाना, मिट्टी में समा जाना, कैटाबॉलिज्म अगर केमिकल्स के साथ किसी को तोड़ा जा रहा है, ह्यूमिफिकेशन अगर ह्यूमस इकट्ठी हो रही है, राइट। इनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती, जस्ट रैंडमली होते हैं। इसके अलावा एक मिनरलाइजेशन भी है, वो यहाँ पे ना थोड़ा कट गया, नीचे मिनरलाइजेशन भी आएगा, ठीक है। 5 होते हैं बट इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। यहाँ पे हम समझते हैं होता क्या है। डेट्राइटस जो होता है आपका, उसको डेट्रिटिवोर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, इन्होंने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, इसी को हमने फ्रेगमेंटेशन बोला। अब जब इन्होंने तोड़ा तो कुछ ऐसा हो सकता है ना, जैसे लीफ था उसको तोड़कर कुछ ऐसा बन गया जिसमें से कुछ पार्टिकल्स जो थे वो तो पूरे तरीके से टूट गए, यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही बन गए जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। वो तो ना मिट्टी में प्रेसिपिटेट कर गए, यानी अनअवेलेबल सॉल्ट बन गए, जिसे हम लीचिंग बोल दिया। अब जो कुछ डेट्राइटस ही था बस छोटा हो गया, यानी वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में सिंप्लीफाई नहीं हुआ, उसको क्या होगा, उसके ऊपर बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स आएंगे और वो कैटाबॉलिज्म कराकर उसका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देंगे। इसके अलावा बात करें ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। जब डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाए, क्योंकि हमारे पास ह्यूमस होता है,
तो हमने उसे बोल दिया ह्यूमिफिकेशन। अब जो ह्यूमस है ना, ये रेजिस्टेंट होता है माइक्रोब्स को, यानी माइक्रोब्स के रेजिस्टेंट होता है। अब ऑब्वियसली अगर वो माइक्रोब्स के रेजिस्टेंट है तो उसकी डीकम्पोजिशन रेट भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स तो करते हैं। अब क्योंकि इनका डीकम्पोजिशन बहुत स्लो है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, बट न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो उसका डीकम्पोजिशन हो ही नहीं रहा है, तो फिर एक तरीके से रेजर्वोयर है, बहुत ही स्लो डीकम्पोजिशन होता है इनका, तो ये एक रेजर्वोयर की तरह काम करते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करते रहते हैं। ये डिग्रेडेड करते हैं माइक्रोब से और फिर हमें यहाँ से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं। इसी प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे स्टेप्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है कि एक लीफ के बहुत सारे फेट हो सकते हैं, जब कोई लीफ नीचे गिरा, डिट्राइटिस बन गया, तो हो सकता है उसको कोई एनिमल या इंसेक्ट ही खा जाए, या हो सकता है उसके तोड़कर उसके न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के अंदर लीच आउट हो जाए, या हो सकता है उसके ऊपर डीकम्पोजर्स एक्ट करें और फिर से डीकम्पोजर्स एक्ट करें, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स या फिर फंजाई। ठीक है, अब जो फंजाई बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको हम सेप्रोट्रॉफ में कंसिडर करते हैं और अर्थवर्म को हम डेट्रिटिवोर। अर्थवर्म को भी डेड में फीड नहीं करता, वैसे दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंटर रिलेटेड, बट स्टिल ये डायग्राम आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से। इसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोजिशन जब हम करा रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, यानी ऑक्सीजन चाहिए होता है हमें, क्योंकि एरोबिक प्रोसेस होता है। पर इसका जो रेट है डीकम्पोजिशन का, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटिस, यानी डेट्राइटिस की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है उस पर तो डिपेंड करेगा ही, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर या फिर सॉइल का मॉइस्चर। अगर मैं बात करूँ डेट्राइटस अगर लिग्निन या काइटिन यानी हार्ड मटेरियल का बना, तो ऑब्वियसली उसकी डीकम्पोजिशन स्लो होगी। अगर वो नाइट्रोजन या पानी की सॉल्युबल सब्सटेंसेस से बना है, फॉर एग्जांपल शुगर, तो उसकी डीकम्पोजिशन फास्ट होगी। क्लाइमेट में भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर एक तो आपका टेम्परेचर पे, एक आपका सॉइल मॉइस्चर पे। अगर आपका टेम्परेचर कम है और मॉइस्चर टेम्परेचर ज़्यादा है और मॉइस्चर ज़्यादा है, तो फिर आपका डीकम्पोजिशन फास्ट होगा, यानी वार्म और मॉइस्ट में फास्ट होगा। लो टेम्परेचर और लो ऑक्सीजन के अंदर आपका डीकम्पोजिशन कम होगा, क्योंकि इसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होता रहेगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे डीकम्पोजिशन के। इसके बाद हम बात करते हैं एक डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर सारे जो इकोसिस्टम है उनके लिए सन ही ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन गिरती हैं उसमें सिर्फ 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, बाकी की 50 तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, कभी गैसेस, कभी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है ना। अब उसमें से भी जो 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसमें से भी सिर्फ 2 से 10% ही फोटोसिंथेसिस के लिए कैप्चर कर पाता है प्लांट। तो अगर हम ऐसे देखें तो इंसिडेंट का तो सिर्फ 1 से 5% ही कैप्चर कर पाया, तो प्लांट ने तो सिर्फ 2 to 10% ऑफ पार, या फिर कह लो 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन उसने कैप्चर करी। ये तो उसका जीपीपी था, तो टोटल उसने कवर किया। उसके बाद कुछ उसने खुद के ऊपर भी लगा दी, है ना, लॉसेज हुए, जो बच गया वो एनपीपी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्लांट्स पे यानी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि इसमें ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ दोनों लगते हैं। फर्स्ट लॉ तो कहता है कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय, एग्जैक्टली तभी तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, क्योंकि एनर्जी तो सन के पास है और फिर वहीं से आगे आगे शिफ्ट होती है। दूसरा लॉ ये कहता है कि हमें कांस्टेंट ना सप्लाई देनी पड़ती है एनर्जी की, ताकि जो हम बनाना चाहते हैं वही मॉलिक्यूल बने, क्योंकि यूनिवर्स की टेंडेंसी होती है जो हम बनाना चाहते हैं उसका उल्टा करने की। तो उस उल्टे को अगर मुझे काउंटर बैलेंस करना है तो फिर मुझे सीधा जाने के लिए और एनर्जी चाहिए होगी, तो वही एनर्जी हम हीट की फॉर्म में लूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जैसे मानो प्लांट के पास 100 किलो जूल्स है, तो अगली जो बंदा उसे खाएगा उसके पास सिर्फ 10 किलो जूल्स ही जाती है एनर्जी, बिकॉज ओनली 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, बाकी सारी लॉस हो जाती है। और 1% सन से तो सिर्फ 1% ही आती है प्लांट्स के पास, बाकी 10% ऐसे शिफ्ट होती है, बाकी 90% लूज़ हो जाती है। ठीक है,
इसके बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो वो है कि एक ट्रॉफिक लेवल, एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल के अंदर कितना बायोमास प्रेजेंट है, इस ट्रॉफिक लेवल का कितना बायोमास प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया, ठीक है। या फिर मैं बात कर रही हूँ अगर स्टैंडिंग स्टेट की, तो उसका मतलब होता है कि सॉइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हर्बीवोर्स हैं आपके पास। अच्छा, क्योंकि सब कुछ आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इसी वजह से आपकी फूड चेन या वेब भी बन पाया। कोई भी एनर्जी किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा के लिए स्टोर नहीं हो सकती है, वो कहीं ना कहीं से रिलीज़ होगी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो फिर उससे क्या बिगिन होता है? DFC यानी डेट्राइटिस फूड चेन होती है शुरू, ठीक है। जो हर्बीवोर्स होते हैं आपके, हर्बीवोर्स आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स हो सकते हैं। इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स हो सकते हैं अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात कर रही हूँ। मोलस्क्स हो सकते हैं अगर मैं एक्वेटिक की बात कर रही हूँ। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, प्राइमरी सोर्स सन होता है इसकी एनर्जी का, और साइज ऑफ फूड चेन काफ़ी लंबा हो सकता है, ठीक है। और उसके डेट्राइटिस फूड चेन की बात करूँ तो छोटी फूड चेन होती है ये। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ये शुरू होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इसमें मेनली डीकम्पोजर्स करते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फंजाई, बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट हो गया है ना। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को ये इनऑर्गेनिक सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ एक्वेटिक सिस्टम में, एक्वेटिक सिस्टम के अंदर GFC ही मेजर रोल प्ले करता है एनर्जी को फ्लो करने में। एनर्जी के फ्लो में सिर्फ मेनली GFC यानी ग्रेजिंग फूड चेन काम करती है। टेरेस्ट्रियल की अगर मैं बात कर रही हूँ यानी लैंड पे DFC ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है GFC से, ठीक है। इसके बाद आता है सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल इसीलिए DFC और GFC आपस में कनेक्ट भी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, ये अर्थवॉर्म यानी जो डेट्राइटस ने जिस पे फीड करना था ना, वही किसी का प्रे था। तो क्या हुआ, डेट्राइटस ने इस पे फीड किया, ठीक है। डेट्राइटस ने इसको खाया, अर्थवॉर्म ने एक सेकेंड, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, फ्रॉग ने अर्थवॉर्म को खाया, और अर्थवॉर्म को डेट्राइटस ने खाया, ठीक है। तो जब ऐसे कनेक्ट हो जाती है DFC और GFC, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद एक कंट्रोवर्सी आती है जो कि आपके पास आती है कि कुछ एनिमल्स तो ओमनीवोरस होते हैं, है ना। कुछ एनिमल्स ओमनीवोरस होते हैं, तो उनको हम कहाँ पे प्लेस करें फूड चेन के अंदर, है ना। उनको कहाँ पे प्लेस करा जाए? यहाँ पर। तो ट्रॉफिक लेवल होता क्या है देख लेते हैं कि वो क्या न्यूट्रिशन यानी उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसकी बेसिस पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्जरी ने। यहाँ पे हमने इसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे आपके पास हर्बीवोर्स है, यहाँ पे कार्निवोर, यहाँ पे टॉप कार्निवोर, ठीक है। इनको आगे कोई नहीं खाता क्योंकि एनर्जी लॉस की वजह से, है ना। मैनलाइन, यहाँ का बर्ड्स, फिशेस, वुल्व्स, यहाँ का जू प्लैंक्टन, ग्रास होपर, काओ, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री, हर्बेशियस, वुडी प्लांट्स, एल्गी, है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करती हूँ तो हमें यहाँ पे मिलता है ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल पे, उन पे वो डिपेंड करता है फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स, ठीक है। हर एक ट्रॉफिक लेवल जो होता है उसका एक स्टैंडर्ड सर्टेन मास होता है, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोल देते हैं। फ्रेश और ड्राई वेट हम यहाँ पर लेते हैं। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये डायग्राम देखिए, सन से कुछ उड़ी, फिर यहाँ पे आई, फिर कुछ उड़ी, फिर नेक्स्ट पे उड़ी, नेक्स्ट पे उड़ी, नेक्स्ट पे, एंड यहाँ पे हर चीज़ को डिकम्पोज किया। यहाँ पे भी डिकम्पोज किया, उड़ी, डिकम्पोज किया, उड़ी, डिकम्पोज किया, उड़ी, डिकम्पोज किया, उड़ी, ठीक है ना। फिर लास्ट आता है बस इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये 3 तरीके के हो सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें आपको ना मेनली यही करना है, कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको उस ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करना है। कोई भी जनरलाइजेशन आपकी फेल हो जाएगी। अगर आपको उसे ट्रू करना है तो आपको सारे के सारे इंडिविजुअल्स को लेना पड़ेगा एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है
ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई मोर देन वन, हाँ ये देखो एक कंट्रोवर्सी आ गई कि एक गिवन ऑर्गेनिज्म मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल को भी बिलोंग कर सकता है, तो फिर इससे हमें प्रॉब्लम आती है कि मुझे कहाँ पर प्लेस करें, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की मैं बात कर रही हूँ। तो ग्रासलैंड में अपराइट आता है, एक्वेटिक में भी अपराइट आता है नंबर का, ट्री और फॉरेस्ट वाले में स्पिंडल या फिर इन्वर्टेड आता है, स्पिंडल आपने बेस्ट ऑप्शन। पिरामिड ऑफ बायोमास की मैं बात कर रही हूँ, बायोमास की, ठीक है, बायोमास की, तो ग्रासलैंड में वो भी अपराइट आएगा, एक्वेटिक में इन्वर्टेड आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो बहुत कम होता है इसलिए, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट आता है, चाहे कोई भी केस हो जाए हमेशा अपराइट आएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर की मैं बात कर रही हूँ तो ग्रासलैंड के अंदर अपराइट, एक्वेटिक में अपराइट, ट्री और फॉरेस्ट में स्पिंडल या इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड का अपराइट, एक्वेटिक का इन्वर्टेड, और पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करती हूँ लिमिटेशंस क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो ये हैं, जो एक स्पीशीज़ है वो 2 लेवल्स को भी बिलोंग कर सकती है, यानी एक से ज़्यादा लेवल को बिलोंग कर सकती है, और जो फूड चेन होती है वो एग्जिस्ट असल में तो करती नहीं है नेचर में, तो हमने बना ली फूड चेन, असल में देयर इज़ नो फूड चेन, सिर्फ फूड वेब होता है, और नो प्लेस फॉर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कितना इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं, फिर भी उनको कोई जगह ही नहीं दी गई। इसके बाद यहाँ पर समरी है, ये समरी ज़रूर रीड करना, वेरी इंपॉर्टेंट, सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास आ जाए डीकम्पोजिशन के अंदर कितने प्रोसेसेस लगे, 3, हमने पता है वही 3 को करना है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म को, इन तीनों को करना है, मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन अलग है ना। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 2 तरीके की हो सकती है, गैसियस और सेडिमेंट्री। अगर आपका गैसियस के अंदर, अगर गैस में ही न्यूट्रिएंट साइकिल हो रहा है तो एटमॉस्फेयर जो है आपका वो रिजर्वोयर की तरह काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एटमॉस्फेयर या फिर पानी आपका काम करेगा रिजर्वोयर के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन, ठीक है। कार्बन की जब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती है तो फिर वो गैसियस होती है, यानी एटमॉस्फेयर है पानी रिजर्वोयर की तरह एक्ट करता है कार्बन के। सेडिमेंट्री वो जहाँ पे अर्थ की क्रस्ट रिजर्वोयर की तरह काम कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉस्फोरस की जो साइकिल होती है उसमें आपका अर्थ की क्रस्ट काम करती है। कार्बन की साइकिल गैसियस होती है, यानी कि उसमें एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर आपका रिजर्वोयर की तरह एक्ट करता है। सेडिमेंट्री यानी अर्थ की क्रस्ट, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, इकोसिस्टम के जो भी प्रोसेसेस हुए हमने देखे, उनके जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं। इकोसिस्टम में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे डीकम्पोजिशन है, प्रोडक्शन है, एवरीथिंग है ना, साइकिल है, एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, इंटर रिलेशन, सब कुछ जितना भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, इन सब की जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इकोसिस्टम की सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।